नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो ई साइंस एंड कॉम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं परिवर्तन। परिवर्तन यानी चेंजेस। परिवर्तन दो टाइप का होता है, या फिर तो वो होगा फिजिकल या होगा केमिकल। कैसा होगा? केमिकल। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस की हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, यानी कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। सब्सटेंसेस आर फॉर्म, यानी कि इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें नया पदार्थ बनता है, यानी कि न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, यानी कि इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें जो दूसरी क्रिया होती है, यानी कि ऑप्टेन रिवर्सिबल यानी अक्सर इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, यानी कि इसमें प्रतिवर्ती हो जाती है, प्रतिवर्ती क्रिया हो जाती है इसमें। ठीक है ना? इसमें इट इज इरिवर्सिबल, इसमें अपरिवर्तनीय होता है। अपरिवर्तनीय, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा है इसमें, जैसे इसमें हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ मैटर आर सेम। इसमें जो कंपोजिशन ऑफ मैटर होते हैं वो सेम रहते हैं। जो भी मैटर अपन ले रहे हैं, कंपोजिशन मैटर आर सेम, और इसमें जो मैटर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाता है? चेंज। ये बात समझ में आ गई? केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस में इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ बन जाता है। इसमें जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है अक्सर प्रतिवर्ती होती है, और इसमें इरिवर्सिबल रहता है। इरिवर्सिबल, ठीक है। और इसमें जो मैटर ले रहे हैं वो सभी सेम रहते हैं, और इसमें जो मैटर होता है वो चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे हम बताएंगे आपको, जो आपका फिजिकल चेंज होता है और केमिकल चेंज होता है। एग्जांपल के तौर पर आप समझना क्लियर तरीके से। जैसे हम किसी मोमबत्ती को जला रहे हैं, मोमबत्ती को हम जला रहे हैं, मोमबत्ती को जलाया अपन ने, तो मोमबत्ती में क्या होता है, जो भाग मोमबत्ती का जल जाता है, और जो भाग मोमबत्ती का नीचे जमीन में बच जाता है। ठीक है? बात समझने क्लियर तरीके से। तो जो भाग जल गया है वहां पे होगी रासायनिक चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंजेस। और जो मोमबत्ती का भाग नीचे बैठ गया, जमीन पे जम गया है, वहां पे होगा आपका भौतिक चेंजेस, भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंजेस। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं आपको। जैसे हमने क्या लिया था, मोमबत्ती ली थी। क्या ली? मोमबत्ती। यानी जो मोम जल के उड़ गया, मतलब खत्म हो गया, वो रासायनिक परिवर्तन में आ गया। और जो मोम नीचे जमीन में बैठ गया था, तली में जम गया था, जो खत्म नहीं हो पाया, उसे अपन बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। एक एग्जांपल के तौर पर हम बता रहे हैं, जैसे पानी लिया अपन ने, पानी लिया और पानी को गर्म किया। पानी को जब अपन ने गर्म किया, इसमें पानी है, वाटर,
वाटर है इसमें। अब वाटर को गर्म किया और इसके ऊपर एक क्या रख दिया, इसके ऊपर ढक्कन रख दिया। तो पानी का जो भाग वेपर बन के उड़ गया, वेपर यानी भाप बन के उड़ गया, ठीक है। तो वहां पे होगा आपका केमिकल चेंज। कौन चेंज होगा? केमिकल चेंज। और जो नीचे जो ढक्कन है उसके नीचे तली में बूंदों के रूप में जमा होके वापस पानी में मिल रहा है, वहां होगा आपका फिजिकल चेंज। क्लियर बात समझ में आ गई आपको? 2 एग्जांपल हमने आपको बता दिए। तीसरा एग्जांपल और मैं बता देता हूं आपको। जैसे किसी कागज का टुकड़ा है, कागज के टुकड़े को अपन ने फाड़ दिया। कागज का टुकड़ा है, कागज के टुकड़े को अपन ने फाड़ दिया तो वहां पे होगा भौतिक परिवर्तन। और इसको हमने जला दिया यानी कागज टुकड़े को खत्म कर दिया, तो वहां हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब हम देखेंगे जो केमिकल चेंजेज होता है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे चेंज इन कलर। यानी कि जब भी कोई रिएक्शन होगी तो उसका अगर कलर, रंग चेंज हो रहा है, रंग में परिवर्तन आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें कोई ना कोई केमिकल चेंजेस हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। नंबर दूसरा है स्टेट यानी कि जैसे कि कोई सॉलिड है, कोई आपका सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है। अगर सॉलिड का लिक्विड बन रहा है या गैस का लिक्विड बन रहा है, ठीक है, तो जब इस स्टेट में परिवर्तन हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई केमिकल चेंजेस हो रहा है। बात समझ में आ गई। चेंज इन टेम्परेचर यानी कि जब टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाता है तो हम समझ लेते हैं कि इसमें कोई ना कोई केमिकल चेंजेस हो रहा है। जैसे कि हमने देखा होगा CO कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी डालते हैं उस पर तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, यानी कि जब हम चूने में पानी डालते हैं तो वो चूना क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है यानी चूना है, और चूने पे जब पानी डालेंगे तो चूने मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी कि वो कैसी हो जाती है, गर्म हो जाता है। हमने देखा हुआ अक्सर दीपावली के टाइम पे जब हम अपने घरों को रंग करते हैं या फिर कलर करते हैं तो हम चूने में जब हम पानी को डालते हैं तो वो चूना क्या होने लगता है, उबलने लगता है, यानी गर्म हो जाता है। तो उसके तापमान में परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी कोई केमिकल चेंजेस हो रहा है। अगला है एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, यानी कि जब कोई क्रिया करते हैं, यानी कि जैसे H2SO4 को हम जिंक से क्रिया करा दें, तो क्या बनेगा आपका ZnSO4 प्लस H2 बनेगा। तो यहाँ पे जो H2 होगा वो गैस बन जाएगी और एवोल्यूशन हो जाएगा। मतलब अगर कोई गैस उड़ रही है उसमें से, तो हम समझ सकते हैं कि इसमें से केमिकल चेंजेस हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि जब कोई ठोस पदार्थ नीचे तली में बैठ रहा है, जब कोई रिएक्शन हो रही है, जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसमें अगर कोई ठोस पदार्थ नीचे जमीन में बैठ रहा है, तली में बैठ रहा है ठोस पदार्थ, तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि इसमें भी कोई ना कोई केमिकल चेंजेस हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई कि हम केमिकल चेंजेस को कैसे पहचानेंगे। या फिर उसका कलर चेंज हो रहा होगा, या फिर उसकी अवस्था चेंज हो रही होगी, या फिर उसका टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा होगा, या फिर गैस निकल रही होगी उसमें से, या फिर उसमें से प्रेसिपिटेट यानी कि कोई भी नीचे पदार्थ ठोस जम रहा होगा या बैठ रहा होगा। तो इतना परिवर्तन दिखाई देंगे 5 तरीके के, तो हम कह सकते हैं उसमें कोई ना कोई केमिकल चेंजेस हो रहा है। क्लियर होगा इतनी बात है। सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन लिखी जाती है
उसमें हम फिजिकल स्टेट यानी गैस को, सॉलिड को, लिक्विड को, सॉल्यूशन ऑफ वाटर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेट, इसको हम किस तरीके से दर्शाते हैं। तो हम एक बात कर रहे हैं, जब एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा तो एरो का निशान ऊपर की ओर होगा, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा तो इस तरीके एरो का निशान नीचे साइड की तरफ होगा। जैसे एक रिएक्शन अपन ले लेते हैं, जैसे अपन ने रिएक्शन ली C+O2, C+O2 लिया, तो इसमें जो C है, C कार्बन होता है यानी सॉलिड है, तो इस तरीके से लिखेंगे अपन, इस तरीके से S को लिखा इस तरीके से, और O आपका गैस है तो आप क्या लिखेंगे इस तरीके से। क्या बना आपका CO2, तो CO2 क्या होती है, वो भी एक गैस होती है, तो इस तरीके से G लगा देते हैं। ये लिखने का तरीका होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ रही है ऊपर की ओर तो एरो का निशान इस टाइप से आ जाएगा, या अगर वो नीचे तली में बैठ रही है तो इस तरीके से आ जाएगा नीचे साइड। बात समझ में आ गई। अगर कोई पानी में सॉल्यूशन ले रहा है, वाटर का सॉल्यूशन ले रहा है, जैसे लिया CaOH का होल ट्वाइस, ये पानी का सॉल्यूशन है, तो इसमें अपन लगा देंगे Ag। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। मतलब जो पानी के साथ विलयन होगा, जैसे नमक का सॉल्ट है NaCl को वाटर से रिएक्शन कराएंगे अपन, तो उस जो सॉल्यूशन आएगा वो AQ लगा देंगे। क्लियर हो गई बात अपनी। जो वाटर के साथ अगर कोई भी रिएक्शन करते हैं अपन, वाटर के साथ जो भी सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या लगाएंगे AQ। अगर कोई ठोस पदार्थ है जो नीचे जमीन पर बैठ रहा है, यानी कि जैसे आयरन की क्रिया कराएंगे, जैसे किसी से भी क्रिया, तो आयरन जैसे ठोस होता है तो नीचे तली में बैठने लगता है, तो इस तरीके निशान आ रहा होगा, तो इस तरीके के निशान नीचे की ओर लगा देते हैं, यानी कि वो नीचे तली में बैठ रहा है, ठोस पदार्थ है। तो ये लिखने का तरीका है सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। अगर कोई गैस फॉर्म में G लगाएंगे, S लगाएंगे, और लगाते कहाँ पर है, जैसे कार्बन लिखा है उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे, O2 लिखा है उसके नीचे, इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर हो गई, समझ में बात आ गई है। संयोजन अभिक्रिया की यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस यानी पदार्थ आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी कि 2 and more substances are combined to form a single product. 2 and more substances are combined to form a single product. It is called of combination reaction. क्लियर हो गया। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया उत्पाद बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। इस तरीके से दिया है, जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, यानी कि दो सब्सटेंसेस हैं, जो भी कंपाउंड हैं, उन्होंने आपस में क्रिया की और क्या बना लिया, उन्होंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, और क्या निकल गई, हीट। और एक बात ध्यान रखना, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसमें हीट निकलती है, ठीक है, हीट इसमें रिलीज होती है, इसी प्रकार इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर ली उसने, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड बन गया और आपका वाटर निकल गया। तो इसमें आपको एक बात समझा दूं, जैसे आपने देखा होगा जब घरों में पुताई करते हैं, ये वही रिएक्शन है। अपन ने कैल्शियम कार्बोनेट पानी में मिलाया, सॉल्यूशन मिल गया, और उस सॉल्यूशन को अपन ने क्या किया, दीवार पे लगा दिया। ये सॉल्यूशन को अपन दीवार पे लगा देंगे, तो दीवार पे जो सॉल्यूशन को लगाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उससे क्रिया कर लेता है, और क्रिया करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो कि दीवार पे चिपक जाता है। बात समझ में आ गई। और पानी वहां से एब्जॉर्ब हो जाता है, निकल जाता है।
तो हम आप बात समझ में आ गई आपको कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना लेते हैं। इससे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्लियर हो गई बात समझ में? अब अगली अभिक्रिया है, इसमें हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? जब कोई रिएक्शन हो रही है उसमें से अगर हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज का होना ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। यानी किसी भी रिएक्शन में जब हीट रिलीज होती है उससे हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया में क्या बोला अपन ने? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर उसमें से हीट रिलीज हो रही है तो वो आपकी किसके अंतर्गत आ जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आ जाएगी। इसको हम और डिटेल से समझा देते हैं आपको। बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? जब हीट रिलीज हो जाती है, जब कोई रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट के बनने के बाद, मतलब जब कोई प्रोडक्ट बनता है उसके साथ साथ में हीट जब रिलीज होती है तो उसको उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि जब कोई प्रोडक्ट बन रहा है उसके साथ साथ में अगर हीट रिलीज हो रही है तो हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके एक एग्जाम्पल है, जब मीथेन को ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो हम कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है और उसके साथ साथ में हीट निकलती है। एक रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है, जो श्वसन की क्रिया होती है, उसमें भी हीट निकलती है। ठीक है, हीट का रिलीज होता है उसमें भी, तो वो भी आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। जब डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट, यानी कि जब कोई वेजिटेबल्स होती हैं जब वो सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, जब उनका डिकम्पोजन होने लगता है तो उसमें से भी हीट निकलती है, तो वो रिएक्शन भी आपके किसके अंतर्गत आ जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई आपको? अगली रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं डिकम्पोजिशन है विघटन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया में क्या होता है? जब सिंगल रिएक्टेंट, यानी कि जब एक अकेला अभिकारक हीट मिलने पर, यानी कि जब उसको ऊष्मा मिलती है, जैसे कोई एक अभिकारक है, एक सिंगल अभिकारक है, इसको हीट मिली, हीट बर्नर के द्वारा, तो उसमें क्या होगा? जब वो फॉर्मेशन होगा तो टू प्रोडक्ट बन जाएंगे, ए और बी। जैसे ए बी दोनों इसमें हैं, ए बी इसमें दोनों हैं। तो जब इसको अपन गरम किया इसको, हीट दी इसको, तो दो अलग अलग फॉर्म में टूट जाते हैं, छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं, उत्पाद बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ए सिंगल रिएक्टेंस ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। A single reactant break down to give simple product. It is called of decomposition reaction. इसमें क्या हुआ है? इसमें हीट बहुत आवश्यक होती है। ये रिएक्शन तभी होगी जब इसको हीट मिलेगी, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट होगा वो तभी टूटेगा जब उसको गर्म करेंगे, तभी तो टूटेगा। बात समझ में आ गई? तो इसके लिए हीट बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया होती है जिसमें हीट का अनिवार्य होना आवश्यक है? तो आपकी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट के बिना ये कभी भी दो भागों में नहीं टूटेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अपन ने हीट इसको दी तो इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। जैसे AgCl है, उसमें हमने सनलाइट दी इसको, तो वो दो भागों में टूट जाएगी, Ag और Cl2। बात क्लियर समझ में आ गई आपको? इसमें एक अगली रिएक्शन होती है, इससे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? जिसे हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब कोई एनर्जी आवश्यकता पड़ती है, जब एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है या हीट की आवश्यकता पड़ती है, किसके लिए? जो रिएक्टेंट्स होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए,
तो जो हीट की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम अगले चैप्टर में, जो अगला वीडियो आएगा, उसको हम और इसमें डिटेल से समझाएंगे। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और जो अपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, उसके बारे में हम अगले वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।